बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम आपको लिए चलेंगे बहावलपुर के इलाके चापू में, जहां ग्रीन पाकिस्तान के तहत जो है वो उस ज़मीन को आबाद किया जा रहा है जो बंजर ज़मीन है, रेगिस्तान है, सहरा है, टीले हैं, लेकिन उस ज़मीन को आबाद इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। उसके साथ साथ जो इस मुल्क के अंदर सब्ज़ इनकलाब की बातें हमेशा से की जाती हैं, उसको इनकलाब को भी लाया जा सके। अब हमारे साथ रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा है क्या, उसके मकासद क्या हैं, पाकिस्तान की इकानमी को कितना फ़ायदा होगा, मुल्क में जो है ख़ास तौर पे ग़िज़ाई किल्लत का जो हमें सामना है उससे हम कैसे निमट पाएंगे। उसके साथ साथ सरमायाकारी की बात जो की जाती है, ज़री शोबे के अंदर अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी कैसे होगी, इसका भी जायज़ा लेंगे। आप हमारे साथ रहें, हम आपको इस पूरी सूरत हाल से आगाह करेंगे बहावलपुर पहुँचकर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं चापू में। बहावलपुर का ये इलाका है, एक गाँव है, लेकिन ये गाँव इसलिए प्रोमिनेंट हो चुका है कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटर कायम किया गया है जिसे एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर का नाम दिया गया है, ताकि इस पूरे सहरा को आबाद किया जा सके। क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा पाकिस्तान के पायदार मुस्तकबिल की जमानत भी है। हुकूमत और फौजी क़यादत ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, या हमें अपने ज़री मुल्क को, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन इसमें ना हमने कभी रिसर्च की, ना हमने कभी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ना ही हमने कभी इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिशें की माजी में। लेकिन जब से इस मंसूबे का आगाज़ किया गया, ये मंसूबा सोचा गया, उस वक्त से कुछ चीज़ों पे फोकस कर लिया गया है कि उस इलाके को आबाद किया जाएगा जो बिल्कुल गैर आबाद इलाके हैं, सहराई इलाके हैं। और ख़ास तौर पर अगर चोलिस्तान की बात की जाए तो ये दूर दूर तक फैला हुआ एक सहरा है, जिसमें अगर सहरा को आबाद करके ग्रीन पाकिस्तान के तहत ज़ेरे इस्तेमाल, ज़ेरे काश रकबा बना दिया जाए तो पाकिस्तान की तकदीर सही मानों में बदल सकती है। नाज़रीन, ये चापू के साथ खीर सर एक गांव है, छोटा सा विलेज है, जिसमें एक ये गोश्त बेचने वाली दुकान है जनाब, मुर्गी गोश्त बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। की ना थोड़ा की रिजवान, ये बताएं कि ये जो सारी जमीनें आबाद हो रही हैं, हाँ जी, कौन कर रहा है ये जमीनें आबाद? ये फौजी कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि ये सारे जो इलाका है आबाद हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते, कर जो रहे हैं वो हो जाएगा ना। जब ये शुरू हुई थी यहाँ पे ये सारी एग्रीकल्चर, हाँ जी, और ये जमीन को काबिल काश बनाया जा रहा था, उसको देखा आपने सारा मामला? हाँ जी, माशाल्लाह देखा है, ठीक रहा है काम। उस वक्त तो लेबर थी, काम आते थे गोश्त लेने के लिए, ठीक था ना। तो अब क्या लगता है, आपका कारोबार भी कोई बेहतर हो सकता है? बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा। आवाम जब ज्यादा होगी तो बेहतर ही होगा। पहले तो इधर कुछ भी नहीं था। अच्छा, हाँ जी। ये जो अब नई घर बने हैं, कुछ ये दुकानें बन रही हैं, ये अभी बनना शुरू हुई हैं? नहीं, ये काफी दुकानें तो पहले थी इनकी इधर। ये अब जब बिल्डिंग बनी है, अब काम बढ़ रहा है ना, ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ जी। और पानी का मसला क्या है यहाँ पे? जो पानी है खास तौर पे पीने का पानी, वो कहाँ से आता है? पानी वो लगे हुए टैंकी लगी हुई है अंदर, और पंप लगा रहे, प्लेटों पे पानी आता है। अच्छा, वो पानी ठीक है? हाँ जी, ठीक है माशाल्लाह। पीने वाला पानी? हाँ जी, हाँ जी। और जो फसलों को पानी लगाने वाला है वो भी टर्बाइनें लगी हुई। अच्छा, नीचे वाली टर्बाइनें लगी हुई हैं। तो ये इलाका आपको लगता है कि आबाद हो जाएगा? हो ही जाएगा, जब कर रहे हैं तो आबाद ही हो रहा है। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह ताला करे आपका भी कारोबार बेहतर हो। हाँ जी। ले जी, सहरा में एक किराना स्टोर भी आपको दिखाते हैं, यानी जिसे आप स्टोर कहते हैं, ग्रोसरी स्टोर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, उर्दू बोल लेंगे हो? कितनी उर्दू बोल लेंगे? तकरीबन थोड़े बोल रहे हैं। अच्छा, कितनी जमात पढ़े हुए? हम सर 5 पढ़े हुए। तो आपका यही गाँव है? यही। तो कैसी चल रही दुकान आपकी? माशाल्लाह बेहतर चल रही है। पहले भी बेहतर थी या अब बेहतर हो रही है? नहीं, पहले तो बस पूरी थी, अब बेहतर हो रही है ना, रश की वजह से। रश क्यों बढ़ गया यहाँ पे? यहाँ पे काश्तकारी हुई है ना, जमीनें ज्यादा हो गई हैं। जमीनें काश्त हो रही हैं? हाँ। ये जमीनें कौन काश्त कर रहा है? जमीनें बस ये आप खुद फौजी हुकूमत से, फौज के आने से ये जमीनें काश्त होना शुरू हुई। उससे पहले सारा टीले थे और रेगिस्तान था? हाँ, पहले तो रेगिस्तान था, सारा रेगिस्तान था। ये कोई चारा नहीं था, कोई सब्जा नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा जी जी। तो ये इस पूरे इलाके में ये जमीन जो है फौज यहाँ के आबाद की, फौज। और आपका किराना स्टोर भी चल पड़ा? जी जी।
तो जब गंदम की फसल जो मैंने देखी है बड़ी काफी लगी है, गंदम की फसल जब मुकम्मल होगी, गंदम लोग बेचेंगे, फिर फायदा आपको होगा? हाँ, क्या फायदा होगा? ज्यादा सेल होगी ना, ज्यादा आपकी चीजें ज्यादा जो है वो बिकना शुरू हो जाएंगी। हाँ, ज्यादा। चले, अच्छी बात है ये। तो ये किसको आप समझते हैं, किसका क्रेडिट है? हुकूमत का है, फौज का है, अवाम का है, किसका है कि ये जिन्होंने इतनी मेहनत की? नहीं, ये फौज में आई है ना। चले हसन, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका क्या नाम है? इरशाद हुसैन। इरशाद हुसैन साहब, आप यहाँ पे क्या करते हैं? अच्छा, लोगों का इलाज करते हैं। ज्यादा पैसे लेते हैं, कम लेते हैं? मुनासिब, जो सही का पैसा होता है। अच्छा, माशाल्लाह। इलाके में तो गुर्बत भी है, लोग अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये जो हमने देखा सारे इस इलाके में, पहले लोग बता रहे हैं सारे टीले थे, सहरा था और यहाँ कुछ भी नहीं था। अब जो लहलहाती फसलें हैं, तो काफी हद तक रेज हो चुकी है और आबादी दे रही है और इलाके को बहुत बेनिफिट मिल रहा है हमसे। तो ये आपको लगता है जो बाकी जमीन बच गई ये भी काबिल काश्त हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये किसका आप समझते हैं मंसूबा है? वैसे मैं आपसे एक जनरल अगर सवाल करूं कि ये जमीनें कौन काश्त कर रहा है? सुनने में तो आ रहा है कि आर्मी कर रही है और साथ कॉर्पोरेट जो है वो चाइना का है। अच्छा जी, पहले भी चाइना आई थी पिछले साल। ये आपने सुना है? जी, मिट्टी भी ले गई है और पानी भी ले गई है। टेस्ट करके जो भी चीज यहाँ काश जिस मुनासिब से पानी के हिसाब से देख रिसर्च की जा रही है। रिसर्च की जा रही है। तो आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं इस पूरे इलाके को जो है काबिल काश्त बनाने में? इस बारे हम कुछ भी नहीं कहते, जो बात क्लियर होगी तो पता चलेगा ना सामने। को फौज के लोग कभी देखे आपने, मिले आपको यहाँ पे? नहीं, आते जाते रहते हैं उनकी गाड़ियाँ, मेडिसिन भी लेने आते हैं। वैसे सबसे आसाम होता है। ताजी कभी उनसे ये भी पूछा ये किस इलाके के लोग क्या कहते हैं? ठीक है सर, खुश हैं वो भी, ठीक है भी, चलो हमें गरीबी से मिल जाती हैं। ठीक है। नहीं जी, हमें एक नौजवान और मिला है यहाँ पे, बकरियां चरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मुतनसर अली। मुस्तनसर, अपना ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ डेरा है? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? बकरियां चाहते हैं। बकरियां चारते हो? हाँ जी। और ਇਹ फसल ਕਿਹਦੀ ਹੈ? फसल मालकान दी ਅਸੀਂ 10वें हिस्से ते रखी हुई है। 10वां हिस्सा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਲਾਇਆ ਨੇ? पानी टरबैन लगी हुई है। टरबाइन लाई है फौजियों ने? हाँ जी। अच्छा, तो वो की सोलर लाए ने? हाँ जी, हाँ जी, सोलर ही। तो उधर की कर दे बिजली? करंट देंदा वा था, टरबैन तो मोटर ते कन्वर्टर तो पानी की लांदे हो? पानी लगे खाले बने बनाया होया तो बनांदे। ते कणक कितनी होगी एक किले चो? पता नहीं होता, रब नूं पता रह गया। वैसे अंदाजा कितना का है? 30-35 मन था बाकी आ। 30-35 मन हो जाएगी? हाँ जी। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? हाँ जी। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? कुछ भी नहीं, रड़ा सीगा। ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੜਾ ਸੀ? हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਬੇ ਸ਼ਿਬੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਟਿੱਬੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਣਾਤੀ ਹੈ? हाँ जी। अच्छा जी। तो कितने घर दे जी काम करते हो? दो बंदे हो? हाँ जी। बकरियां भी चलाते हो, कणक भी देखते? हाँ। वड्डा भाई है जेड़ा वाई रखी है ते 2 जने एक बंदा और आ। फसलां लगन नाल बकरियां भी तेरियां जनाब जड़ी कितनी बकरियां रखी नहीं? बकरियां 30-40। अच्छा, माशाल्लाह। तो गुजारा ठीक हो जाएगा? हाँ जी। कुर्बानी वास्ते भी कोई रखे बकरे? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी। ये चोरस्तान में जी रजा मलिक साहब सीनियर साफी हैं माशाल्लाह, ये भी यहाँ पे आए हुए और ट्रैक्टर चलाते हुए हमें नजर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं रजा मलिक साहब? आज आप ट्रैक्टर चलाने का शौक पूरा कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और ये मंसूबे के बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकेंगे कि आप? कुछ एक मेरा ताल्लुक जो वो ऐसे घराने से है, किसान घराने से है, तो ये जो खेतों से मोहब्बत है, फसलों से मोहब्बत है, तो ये ब्लड में है। तो आज जैसे ट्रैक्टर नजर आया तो बाकी दोस्त अब आप जैसे घूम फिर रहे हैं तो मैंने ट्रैक्टर निकाला, मैं क्या चले सर मंसूबा तो जो मेरी राय है इसको बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। वो फिर कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया। देखें ये जमीन है, शानदार जमीन है, ये लहलहाती फसलें बता रही हैं कि ये जमीन जरखेज है और देखें कितना शानदार आसमान है, ऊपर रहमत बरसा रहा है। आप हैं यहाँ और देखें आज जहाँ बारिश भी जो है वो पड़ रही है,
جب زمین بھی زرخیز ہو اور آسمان بھی رحمت برسا رہا ہو تو پھر صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ کی محنت کی, آپ کی وش اینڈ ول کی. تو ابھی آپ کو پتا نا کہ سارا کلائمیٹ چینج میں نا ہم سب بری طرح سے رگڑے گئے ہیں, لوگوں کا کیا ہم بھگت رہے ہیں. تو اس میں نا ایک فوڈ سیکورٹی کے ایشوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ گئے تھے. ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے, ہمارے ہمسایوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں ہی فیڈ کرنا ہوتا ہے. تو گندم کی نا بڑی اشد ضرورت ہے, اور ہم آپ کو بھی پتا ہے کہ 70 سال سے نا ہم ایک ہی چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان. لیکن زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب شاید جو ہمارے بچے اگر پڑھیں گے نا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, تو شاید وہ ایک خواب جو ہے نا وہ حقیقت ہوگا. وہ اسی صورت میں ہی ہے کہ جب یہ اتنی بڑی زمین جو ویسٹ لینڈ میں پڑی تھی اس کو آخر سوچا گیا ہے. دیکھیے میں نا ایک بات بہت اچھی طریقے سے ذکر رکھتا ہوں کہ ہم بھی جب کوئی نیا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ریسرچ ڈیولپمنٹ کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے, اور ریسرچ نا ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کو آپ یہ سوچیں آسان نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. تو ریسرچ میں نا آپ کو دیکھیں آخر جو پہلی دفعہ کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے نا شاید اس لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے بات چیت. ہاں جی, بہت زیادہ قیمت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں, یہ ہم جو کام شروع کیا ہے یہ پاکستان گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت, تو یقینی طور پہ آج ہم یہاں گندم اگا رہے ہیں, ہم شاندار قسم کی کپاس اگائیں گے. کل کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں جب پانی کی وافر ہو جائے تو ہم یہاں گنا بھی اگا رہے ہوں, یا ہم مکئی بھی اگا رہے ہوں, یا ہم چارہ جات بھی اگا رہے ہوں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس خطے کی نا پوری حیت کو جو ہے وہ بدل دے گی. کچھ یہاں کے لوگوں کا ایک رہن ملک صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر گرینری ہے, فصلیں لگ رہی ہیں, تو کلائمیٹ چینج کے لیے بڑی یہ سپورٹیو ہوگی. دیکھیں کلائمیٹ چینج کے لیے تو سپورٹیو, تو دیکھیں جتنا بھی آپ گرین جائیں گے اتنا ہی آپ اپنے لیے بہتر جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کر لیں گے. دیکھیں جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے نا بچہ, تو جو سب سے پہلی چیز جو دیتا ہے, سانس لیتا ہے, تو وہ آکسیجن ہے. تو آکسیجن کا اگر آپ دیکھیں نا تو آکسیجن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ پلانٹ سے ہوتی ہے, وہ درختوں سے ہوتی ہے. تو صاف ظاہر ہے جب آپ کا بچہ جب آپ پہلا سانس لیتا ہے تو سانس آکسیجن سے لیتا ہے. تو یہ چیزیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنا ہم گو گرین ہوں گے اتنا ہی ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر کر سکیں گے, آنے والی نسلوں کو بہتر زندگی دے سکیں گے. تو یہ یقینی طور پہ بہت زیادہ ہم جو جتنی بھی شدت سے کلائمیٹ چینج ہے ہم اتنی بہتر طریقے سے اسے لڑ بھی سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ رضا ملک صاحب. آپ ٹریکٹر کی سواری بھی انجوائے کریں, اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ریگستان کیسے سرسبز و شاداب ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو وہ بھی علاقے دکھاتے ہیں. گرین پاکستان منصوبے کو اگر آپ نے صحیح معنوں میں سمجھنا ہو تو آپ کو یہ زمین کا ڈفرنس دیکھ کے جو ہے اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ذرا تصور کیجئے کہ یہ بالکل ایک ہی زمین ہے, ایک طرف لہلہاتی ہوئی فصلیں ہیں اور دوسری طرف آپ کو یہ ریگستان نظر آتا ہے. وہ یہ سارا علاقہ بالکل ایسا ہی ریگستان تھا, بڑے بڑے ٹیلے تھے, اور یہاں پہ بنجر زمین تھی جہاں شاید اس بات کا تصور بھی موجود نہیں تھا کہ اس زمین کو بھی قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے اور یہاں سے بھی فصلیں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں. لیکن دیکھیے کہ گرین پاکستان منصوبے کے تحت اس پوری زمین کو قابل کاشت بنایا جا چکا ہے. یہاں یہ اس وقت گندم کی جو لہلہاتی ہوئی فصل ہے یہ بالکل تیار ہے, اور کچھ ہی دنوں تک آپ سمجھیں کہ اس فصل کو کاشت جو کی گئی ہے اس کراپ کو حاصل کر لیا جائے گا. اور یہاں کے لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا سرسبز و شاداب یہ علاقہ ہو سکتا ہے. پھر اگر دیکھیں خاص طور پہ اس منصوبے کے اندر ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ یہ جو ڈرپ ایریگیشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پانی کا صحیح استعمال کرنا چاہیں اور پورے اس علاقے کے اندر جو ہے فصل کو پانی دینے کے لیے اس جدید ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے تاکہ فصلیں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکے, زیادہ سے زیادہ فصل بھی حاصل کی جا سکے. اور ایریگیشن کا جو ایک جدید نظام ہے اس کے تحت یہ سارا پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے. گویا اس علاقے کو آباد کرنا یا پاکستان بھر میں جو بھی بنجر زمین ہے اس کو قابل کاشت بنانا یہ وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی اس زمین کو جس کو ہم ناکارہ سمجھ کے جس پہ ہم نے کبھی کام نہیں کیا اسی ناکارہ زمین سے آج ہم فصلیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. یہ ہے جی ڈرپ ایریگیشن کا وہ منصوبہ جس کے تحت فصلوں کو پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے. اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے کیونکہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کر پاتے ہیں, آپ کے اخراجات میں بھی کمی ہوتی ہے اور پانی کا جو ضائع ہوتا ہے اس سے
बचा जा सकता है। इस पूरे इलाके के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि ड्रिप इरिगेशन के निज़ाम को अपनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और कम से कम आपके खर्चात हो, पानी कम से कम ज़ाया हो। लेकिन नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं चापू, और चापू में उस मुकाम पर जिसके बारे में वाकई ये कहा जा सकता है कि जंगल में मंगल, यानी जंगल के अंदर, सहरा के अंदर एक पर्ल हाउस, यानी एक वाइट बिल्डिंग। और ये वाइट बिल्डिंग जो है महज एक वाइट बिल्डिंग ही नहीं बल्कि इस बात की इलामत है कि पाकिस्तान में जदीद बुनियादों पे अगर मेहनत की जाए तो अपनी बंजर ज़मीनों को आबाद भी किया जा सकता है, काबिल काश्त बनाया जा सकता है और पाकिस्तान को वाकई एक ज़री मुल्क बनाया जा सकता है। ये वाइट बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर चापू, बहावलपुर का एक रेगिस्तान का इलाका, एक दही इलाका, एक कस्बा चापू। उस चापू के अंदर ये एक सफेद रंग की जो बिल्डिंग है जो दूर से आपको नजर आती है, जो इस बात की इलामत बन चुकी है कि जहाँ साइंटिस्ट भी आते हैं, जहाँ रिसर्चर आते हैं, जहाँ मीडिया के लोग आते हैं और जहाँ मुख्तलिफ ममालिक से लोग आके अब इस बात को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा सकती है। और इस बंजर जमीन को अगर आबाद किया जा रहा है तो बैरूनी मुल्क सरमायाकारी भी आ सकती है, अंदरूनी मुल्क सरमायाकार भी यहाँ जमीनें लेने में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको जमीनें अलाट की जा रही हैं और ये अलाट शुदा जमीनें काबिल काश्त बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, एग्रीकल्चर रिसर्च कम्प्लेक्स में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम आपको पूरा रिसर्च सेंटर भी दिखाएंगे, फैसिलिटेशन सेंटर भी दिखाएंगे, यहाँ पे क्या होता है और किस तरीके की रिसर्च यहाँ पे की जा रही है। और बुनियादी तौर पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो इक़दाम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे, जॉइंट एक्सपर्ट से भी आपकी मुलाकातें करवाएंगे, जो मकामी काश्तकार हैं उनसे भी मिलवाएंगे, मकामी लोग कैसा समझते हैं इस मंसूबे को, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को, और उनकी उम्मीदें कितनी वाबस्ता हैं हुकूमत से, अफवाज पाकिस्तान से, वो भी आपको दिखाएंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनके ख्यालात भी आप तक पहुंचाएंगे। चापू बहावलपुर में ये है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च कम्प्लेक्स, जिसके अंदर ये एक हब मौजूद है जिसके अंदर जदीद बुनियादों पे जो रिसर्च की जा रही है। इसके अंदर भी चलते हैं और जाके यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनसे भी मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस हवाले से रिसर्च की जा रही है, उसके बुनियादी मकासद क्या हैं और जो बीज के हवाले से, ज़मीन के हवाले से, पानी के हवाले से जो रिसर्च की जाती है ये कितनी सूदमंद हो सकती है इन तमाम ज़मीनों को जो है आबाद करने के लिए। नाज़रीन, ज़रा ये व्यू भी देखिएगा कि इस वक्त हम इस रिसर्च सेंटर की छत के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से जो नज़ारा देखा जा सकता है उसको आप देखें और आपको अंदाज़ा हो कि ये एक तरफ बंजर ज़मीन है, एक तरफ रेगिस्तान है और इसी रेगिस्तान के अंदर फसलें हैं, सब्ज़ो शादाब फसलें हैं और गंदम की फसलें इस वक्त जो है वो तैयार है, इसकी जो है अब हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा बन चुका है, मौसम अच्छा है और लोग यहाँ मकामी ये भी कह रहे हैं कि जब से यहाँ पे ये ग्रीनरी आई है उस वक्त से बारिशें भी अब ज़्यादा होने लगी हैं। गोया अगर बारिशें होंगी तो फसलों को पानी भी जो है अगर मिलेगा कुदरती पानी, उससे मज़ीद जो है वो काश्त रहेगा। लीजिए अब आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं इस सहरा के अंदर ये जो बस्ती बसी हुई है, जिसे एक खूबसूरत एक वाइट हाउस, वाइट बिल्डिंग का नाम दिया जाता है। ये रिसर्च सेंटर है क्या, क्योंकि इससे वाबस्ता है हमारे बड़े पुराने दोस्त मेजर आमिर इस्लाम खान साहब। मेरे साहब, आपको एक बड़े से बात देख के यहाँ बड़ी खुशी हुई। दूसरा ये बताइएगा कि कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि जब ये बिल्कुल जो है सहरा था, उस सहरा को बसाने का फैसला किया गया, इस बिल्डिंग को बनाने का भी फैसला किया गया, तो आप उस रोज भी यहाँ पे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं यहाँ के पाइनियर में से हूँ और इसकी बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे हाथों से भी थी। और इस वक्त यहाँ पर ये सारा डेजर्ट ही था, ड्यून्स थे और झाड़ियाँ थी, बुशेस थी। यहाँ पर 4 व्हील के अलावा चलना फिरना ही माहौल था। और आज आप देख रहे हैं आपके सामने ये सारा नखलिस्तान, ये सारा पाक फौज की, ये कहा जा सकता है कि इसकी ईंट आपने रखी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसकी दुआ खैर मेरी मेरा नाम है, इसके स्टार्टिंग में मेरा नाम है। सोचा था आपने जिस दिन जब यहाँ पे आए होंगे, यकीनी बात अभी भी नजर आता है ना, एक तरफ टीले हैं, एक तरफ जो है वो फसलें हैं,
तो आपने सोचा था कि ऐसा ये जो है ग्रीन होगा और ये बिल्डिंग भी बन जाएगी इतनी खूबसूरत? दैट्स ऑनेस्टली सेइंग कि एट दैट टाइम मेरे इल्म में भी नहीं था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा और हम इतने बड़े एक इनिशिएटिव के लिए जा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनिशिएटिव है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, और माशाल्लाह वो मामलात बढ़ते गए और हमें मज़ीद से मज़ीद एक्सटेंड करने का मौका मिलता गया। हमारे जो सीनियर थे हमसे खुश होते गए और ये इतना बड़ा हमने शहर बसा दिया ग्रीन एग्रीकल्चर के नाम से। थोड़ा सा अगर मैं इस छत पे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे तो नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगा, सच्ची बात है। फिर हवा इतनी प्यारी चल रही है, अगरचे हमारे वो जो नॉइस होती है ना इसकी हवा की, माइक डिस्टर्ब भी कर रही होती है, लेकिन ऊपर आना इसलिए भी मुनासिब था, ये अच्छा लगा कि यहाँ से सारा व्यू भी देखा जा सके। थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ भी कर देंगे इस पूरे एरिया के बारे में। वो जो बिल्डिंग्स ये सारी मुझे सामने नज़र आ रही हैं, इन बिल्डिंग में होता क्या है? जी डॉक्टर साहब, जहाँ इस हम खड़े हैं ये एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर ERFC के नाम से जाना जाता है। ये जिस बिल्डिंग ये आपको 4 वॉल नज़र आ रही है, इसके साथ ही हमने फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ के मुकामी लोगों को और हारियों को और किसानों को एक ये पेट्रोल पंप इंस्टॉल किया है। उसके साथ ही सामने आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च हब है हमारा। इसमें हमारे एग्रोनॉमिस्ट बैठते हैं और चीफ एग्रोनॉमिस्ट के अंदर वो काम करते हैं। इससे आगे फिर हमारा वो डेयरी फार्मिंग का है, बाकायदा एक डॉक्टर और उनके असिस्टेंट होते हैं, जो कि हमारा एक यहाँ पर ही लाइफ स्टॉक का छोटा सा है सिस्टम है। इसके अलावा जो लोकल यहाँ के चोलिस्तान के, हमारे लोकल ज़बान में इसको रोही कहते हैं, रोही के जो लोग हैं उनके जानवरों की भी देखभाल उनके जिम्मे होती है। अच्छा, अगर कोई बंदा मुकामी अपने जानवर लेकर आए जी तो वो उसको इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, जी फ्री ऑफ कास्ट उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर सब कॉम्पिटेंट हैं हमारे और सीनियर हैं वो, और उनका अमला। अच्छा, मेरे साहब एक और सवाल है जो लोगों के अक्सर ज़हन में आता है कि ये ज़मीन तो आबाद होगी, जिन लोगों के पास अपनी जो ज़मीन काश कर रहे हैं, यकीनी बात है इसको फौज चला रही है, फौज का इदारा चला रहा है, किसी को सपोर्ट चाहिए बीज की मद में, फर्टिलाइजर जो है उसको सपोर्ट चाहिए, रिसर्च की मद में सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मुयसर होती है? जी सर, ये बनाया ही इसी कॉन्सेप्ट के तहत है कि अंडर वन रूफ हम आपको खाद, फर्टिलाइजर, बीज, पेस्टिसाइड, हर किस्म की तरह इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंट्स जो हमारी ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल होते हैं, वो हल हैं, वो हार्वेस्टर हैं, वो और दूसरे इम्प्लीमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर दस्तयाब होंगी और गवर्नमेंट रेट पर, कंट्रोल रेट पर। अच्छा, इस तरीके से हमारा ये है इरादा। खाद का जो गवर्नमेंट का रेट है वही होगा इंशाल्लाह जी, वही। डॉक्टर साहब बेस्ट ऑफ लक। हमने तो चूंकि इस रेगिस्तान को देखा है, आज ग्रीन पाकिस्तान को भी देख लिया है। अल्लाह करे पूरा पाकिस्तान ऐसे ही जो है ग्रीन पाकिस्तान हो। अच्छा इनिशिएटिव है और इससे अगर हम अपनी मुश्किलात, अपनी इकानमी की मुश्किलात पर काबू पा सकें तो शायद ये बड़ा संग मीर साहब इंशाल्लाह जी हम मिलकर चलेंगे जरूर ये काम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। अली अकबर साहब ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर इस पूरे एरिया के बारे में हम आपसे जानना चाहें। चोलिस्तान, सहरा, उस सहरा के अंदर जो है वो टीले, तो इस जगह का इंतखाब इस रिसर्च सेंटर के लिए क्यों किया गया? दूसरा ये बताइएगा कि अब तक जो टारगेट था आपका ज़मीन को आबाद करने का, कितना अचीव हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया सर। ये जगह सर बेसिकली पहले एक बहुत रेतीला इलाका था सर, तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता आबाद करना शुरू किया और अभी हम इस वक्त तक 60,000 एकड़ एरिया आबाद कर चुके हैं और ये साथ कंटिन्यू है। बेसिकली एम ये था कि क्योंकि ये एरिया बिल्कुल गैर आबाद था तो यहाँ पे पानी की बहुत स्कैर्सिटी थी, बहुत कमी थी, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत इस एरिया में हरियाली लाई गई। इसमें पानी की वो जगह तलाश की गई जहाँ पे मीठा पानी अवेलेबल था और एक बड़ी एफर्ट के बाद ये कितना डिफिकल्ट है ये नहीं मीठा पानी तलाश करना? सर इशू ये आता है कि आप मल्टीपल जगह बोर करते हैं तो आपको एक जगह पानी मीठा मिलता है और उसकी वजह से हम बाउंड हो जाते हैं कि उस मीठे पानी की सोर्स को हमने आगे तक पानी से उस जगह को आबाद करना है। उसके लिए हमने फिर यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन फैक्ट्री लोकली स्टैब्लिश की ताकि उस पाइप्स वहाँ पे जहाँ पे पानी की सोर्स होती है उससे हम पाइप बिछाते हैं या हम उस जगह पे सेंट्रल पिवट सिस्टम लगाते हैं और आपको हम अभी दिखाएंगे वहाँ पे सेंट्रल पिवट सिस्टम्स का फायदा ये है कि बेसिकली कम पानी की अवेलेबिलिटी में भी वो जगह को पूरी तरह नेक्स्ट मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हम विद इन दिस कॉम्प्लेक्स हमने एक ट्रायल एरियाज लगाए। ये अपने
جو یونیورسٹیز اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور اور جو یہاں کی لوکل یونیورسٹیز ہیں فیصل آباد یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کر کے ان کے اچھے سیڈز کو ہم نے یہاں پہ پلانٹ کیا اور جو سیڈ بیسٹ پرفارمنگ سیڈ ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں سے لیتے ہیں اور اس کو اپنے پورے ایریا میں ڈال دیتے ہیں جس سے فصل کے اندر کافی امید ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بہتر فصل یہاں پہ اچیو ہو جاتی ہے. ابھی تک ہم اس پروجیکٹ کے بالکل سٹارٹ میں ہیں مگر ود ٹائم انشاءاللہ چولستان میں ہم کمپلیٹ ہریالی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کتنا تقریباً پر ایکڑ آپ تو رکھتے ہیں کہ اس ایریا میں اگر اس کی مثال لی جائے؟ سر ابھی شروع میں کیونکہ یہ پہلی فصل ہے یہاں پہ تو تقریباً 22 من سے 30 من تک آ رہی ہے, لیکن جو ہم جس طرح اچھا سیڈ ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم 60 من تک اس یہاں تک جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی 60 من تک اس پر ایکڑ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ جو پنجاب کی جو قابل کاشت زمینیں ہیں زرخیز زمینیں ہیں اس کے برابر بھی آ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ پوری ارادہ ہے کیونکہ آپ کو وہی سیڈ جو آپ کا شاید پنجاب میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہو یہاں پہ چولستان میں آ کے اس طرح کی اچھی کوالٹی نہیں رہتی یا اس طرح کا رزلٹ نہیں آتا. تو ود ٹائم ہم اس سیڈ کو اتنا بہتر کریں اور یونیورسٹیز کے تعاون سے ہم اس کو امپروو کریں تاکہ وہ سیڈ بھی یہاں پہ بیسٹ پرفارم کرے اور ان میں سے بیسٹ سیڈ ہم یہاں پہ چاپو ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کا یہ لائف سٹاک کا جو فارم ہے اس میں ہم پہنچے. السلام علیکم جی, آپ اس کے انچارج ہیں؟ جی میں یہاں پہ ڈاکٹر ہوں. اچھا آپ مقامی ہیں یا؟ میں یہاں کا مقامی رہنے والا ہوں, روڈ کا رہنے والا ہوں. اچھا اسی علاقے کے؟ جی اسی علاقے کے. تو آپ تو ہمیں زیادہ بتا سکتے ہیں نا کہ یہ علاقہ جو آج اتنا سرسبز ہے یہ کیسے ہو گیا؟ جی بالکل, یہ آج سے ایک سال پہلے یہاں پہ آلموسٹ کچھ بھی نہیں تھا. 1 سال کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو روزگار بھی ملا ہے. 1 سال کا انقلاب ہے یہ؟ 1 سال کا انقلاب ہے. اس کے اندر لوگوں کو اس انقلاب سے لوگوں کو روزگار ملا ہے. ہمارا جو لائف سٹاک کا یہاں پہ بیسک پرپز تھا وہ یہ تھا کہ لائف سٹاک کو یہاں پہ لانچ کیا جائے کیونکہ اس بیلٹ میں بہت سارے اینیملز ہیں. بیلٹ میں بہت زیادہ تعداد میں اینیمل موجود ہیں. ان کو ہم امپروو کرنا چاہتے تھے, ان کو دودھ اور گوشت کی پیداوار کے لیے. تو یہ یہاں پہ ہمارا فارم بنانے کا پرپز یہ تھا کہ ان لوگوں کو آگاہی دی جا سکے کہ آپ ماڈرن فارمنگ کس طرح کر سکتے ہیں اپنے جانوروں کی دودھ اور. لیکن ہے یہ نسل جو ہے گائے مقامی چولستان کی ہے؟ چولستان کی نسل. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کو ہم امپروو کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور پریزرو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو کراس بریڈ کروا رہے ہیں دوسری گوشت والی بریڈز کے ساتھ. اچھا جس میں براہمن ہے, نیلور ہے, ٹھیک ہے, ایکسپورٹڈ بریڈز ہیں یہ برازیلین, ان کے ساتھ ہم کراس کروا رہے ہیں تاکہ یہ گوشت کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے. اچھا اس فارمنگ سے پہلے یا اس سینٹر سے پہلے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ والی گائے وہ جو ہے اس کو رکھتے ہیں؟ جی چولستانی گائے. چولستانی گائے, اسی گائے کو یہ لوگ, کیونکہ یہ گرمی اس علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ گائے اس ماحول کی اڈاپٹیڈ گائے ہے, ساہیوال اور چولستانی. تو چولستانی یہاں پہ آلریڈی موجود تھی تو ساہیوال بھی ہم لے کے آئے تاکہ ان لوگوں میں انٹروڈیوس کرائی جا سکے. اب اس علاقے میں سے جو غریب لوگ ہم نے دیکھا بستیاں ہیں, کچے گھر ہیں, ان کے لوگ اگر اپنا جانور لے کر آ جائیں جی تو آپ اس کو بھی علاج کرتے ہیں؟ نہیں, ہم انہیں ڈور سٹیپ پہ جا کے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا جی, ہم وہاں پہ جا کے ان کے گھروں میں ٹریٹ کر رہے ہیں, انسیمینیشن کر رہے ہیں, انہیں فوڈر کی پریزرویشن کے بارے میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری سہولیات ہم ان کے گھروں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے. ہم بہاولپور میں آئے تھے اور بہاولپور میں آپ کو یہ ریسرچ سینٹر بھی دکھایا اور یہ لہلہاتی فصلیں جنگل میں منگل یعنی ریگستان میں یہ فصلیں بھی آپ کو دکھائیں. جس طریقے سے اس وقت جو ہے ریگستان میں بارش جب ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں, اس لیے کہ بارش ان کے لیے اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے جس کا شاید ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جن کے پاس وافر مقدار میں پانی موجود ہے. کیونکہ یہاں پانی ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہی لوگوں نے جو ہے پانی کو سٹور بھی کرنا ہے, تالاب بنائے ہوئے ہیں, اس میں پانی جو ہے اس کو سٹور کر کے استعمال بھی کرتے ہیں کیونکہ میٹھا پانی یہاں پہ جو آپ سمجھیں کہ سونے کے برابر ہے. مجھے اور رضوان جلال جو ہمارے ساتھ ہمارے پروگرامنگ انچارج تھے اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے. رضوان میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں کہ اس ریگستان میں آپ پہلے بھی آئے, ہم نے بھی دیکھا یہاں ٹیلے ہوتے تھے, ریت ہوتی تھی, آج دیکھ کے کیسا لگا؟ تھینک یو ویری مچ سر. میں کوئی 2006 میں ایک دفعہ آیا تھا اور اس کے بعد 2014 میں بہاولپور آیا. میں یہ سارا ایریا یہ دراوڑ تک, چندن پیر, یہ منڈی یزمان میں نے دیکھا تھا. یقین کریں یہاں جو ہے نا وہ صرف صحرا تھا, ڈیزرٹ تھا, ٹیلے تھے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہ وہی ڈیزرٹ ہے جہاں صرف ریت اڑتی تھی, مٹی ہوتی تھی اور
कुछ भी नहीं था, ना पानी था। आप देखें यहाँ ड्रिप इरीगेशन है, यहाँ पे गंदम की नैन हाथी फसलें। मैं जिला हाफजाबाद मेरा गांव है, मैं खुद जमींदार घराने से हूँ। ऐसे ले जाती फसल वहाँ में नहीं नजर आती जो यहाँ जो है। और मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन मुश्किल कितना काम है, यानी यहाँ पे इतनी फसल जो है उसको काश्त करना सर वाकई एक मुश्किल काम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारी हुकूमत की, पानी बड़ा चैलेंज है अब भी सर, ये कमिटमेंट की बात है। पानी डेफिनेटली एक चैलेंज है, मीठा पानी होगा। फिर दूसरा बीज है, लेकिन हमारे यहाँ गंदम जो भी दाने मूंग आएंगे, यहाँ आपको जो इस मौसम के और इस जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बीज डालेंगे तो फिर ही होगी। बहरहाल जी देखिए, अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान एक आने वाले, आपको पता पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है, तो मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, ये उनकी कमिटमेंट है कि वो इस जो है वो क्राइसिस को उन्होंने पहले इसको जो फोर्स कर लिया है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू रिजवान जलाल। और मुझे दीजिए इजाज़त आज के प्रोग्राम से। लेकिन रिजवान ने जो बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपकी कमिटमेंट है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। रेगिस्तान में गंदम काश्त की जा सकती है, रेगिस्तान में फसलें काश्त की जा सकती हैं, बंजर ज़मीन को आबाद किया जा सकता है, और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी तौर पर महफूज बनाया जा सकता है, ताकि ना हमें कुछ थ्रेट्स हो, ना ख़तरा हो, और साथ ही साथ हम अपनी इकानमी को भी इतना मजबूत कर लें, ज़र मुबादला बढ़े आपका, एक्सपोर्ट बढ़े आपकी, और ख़ास तौर पे हम वाकई एक ज़री मुल्क बन जाएं। किताबों में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम एक ज़री मुल्क हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी तादाद में ज़मीन बंजर पड़ी रहे, उसे आबाद ना किया जा सके इतने सालों के बाद भी, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट भी अफवाज पाकिस्तान को देना चाहिए। इनिशिएटिव लिया गया, हुकूमत पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से सहरा को आबाद कर लेंगे, अगर हम ज़ेरे काश्त रकबे को बढ़ा लेंगे, तो पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये वाकई एक ऐसा इनकलाब होगा जिसे ग्रीन इनकलाब का नाम दिया जा सकता है। नस्ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।